एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वाले आरजे सर। जो 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है हमारा, उसमें हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ओम्स लॉ के ऊपर है, रेजिस्टेंस है, ये सारे करंट फाइंड आउट करना, ये सारे न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। तो हम फर्दर अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने 8th न्यूमेरिकल तक कर लिया था, तो हमारा नेक्स्ट जो 9th न्यूमेरिकल है वो देखते हैं क्या है। फाइंड, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका टोटल रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बी पार्ट है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। गाइस बहुत ध्यान से समझना है, न्यूमेरिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो देखिए कैसे, ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। ये जो दो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, और जो ये दो रेजिस्टेंस है ये भी सीरीज में है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर इसका और जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया उन दोनों को पैरेलल में ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, टोटल करंट पूछा है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी है, पोटेंशियल की वैल्यू होगी है। तो V इक्वल टू आई आर से आई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा V अपॉन आर, हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या, हमने करंट ड्रॉन निकाल लिया है। फिर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम ए पार्ट करने जा रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमारे पास R1 और R2 कैसे हैं, सीरीज में है। तो सीरीज R1 और R2 का RS1 हमने मान लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन, 5 + 10 15 ओम। नेक्स्ट R3 एंड R4 भी क्या हमारे सीरीज में है, तो RS2 इक्वल टू R3 + R4, 10 + 5 15 ओम। अब दोनों को हम कैसे कर सकते हैं पैरेलल में, तो 1/RP इक्वल टू 1/RS1 + 1/RS2, यानी कि 1/15 + 1/15, ये क्या हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। बट हमारे को पता है 1/RP की फॉर्म में हम नहीं रख सकते, इसको कैसे कर सकते हैं, RP इक्वल टू 15/2, तो क्या हो जाएगा 7.5 ओम हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ गया है। अब फिर से टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, I इक्वल टू V अपॉन R। पोटेंशियल कितना दिया हमारे पास 12, रेजिस्टेंस कितना निकल के आया हमारे पास 7.5, तो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC, यानी कि हमारे पास निकालना है जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस दिस BC, ये निकालना हमारे को। देखो वो कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC इज, पोटेंशियल कितना BC इक्वल टू, वही पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल V इक्वल टू I एंड R, तो वो I और R की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पोटेंशियल हमारे पास कितना दिया है AC का 12 वोल्ट हमारे पास दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा V अपॉन R। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है 15 है, तो 12/15 इक्वल टू 0.8, तो हमारे पास करंट कितना आ गया है AC और BC का, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास इसमें करंट, ये हमारे पास आ गया है IAC और IBC 0.8। अब पोटेंशियल फिर से, अब देखो इसके अंदर करंट पता लग गया हमारे को, इस आर्म के अंदर हमने करंट निकाल लिया, हमारे पास कितना है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है दिस प्लस दिस 15, और पोटेंशियल कितना हमारे पास, पोटेंशियल तो सॉरी फाइंड आउट ही करना है। करंट हो गया हमारे पास और रेजिस्टेंस हो गया, तो ओम्स लॉ में पुट कर दो VBC इक्वल टू करंट कितना है 0.8 × 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 वोल्ट हमारे पास ये टोटल पोटेंशियल BC के अक्रॉस निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट है गाइज हमारा जो न्यूमेरिकल है, पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, 5 ओम का, 10 ओम का एंड 30 ओम का, और पोटेंशियल दिया है 6 वोल्ट का, और एक एमीटर दिया है सर्किट डायग्राम के अंदर। तो देख लेते हैं क्या क्या इसने पूछा है। द वैल्यू ऑफ करंट थ्रो ईच रजिस्टर, करंट की वैल्यू निकाली है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, राइट। देन टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट भी फाइंड आउट करना है। देन टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकालना है। अब देखिए यहाँ से जब जैसे पैरेलल में किया था अक्रॉस I1, यहाँ I2 एंड यहाँ I3, अब इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू I1 R1,
5 ओम R1 मान लिया तो I1 निकाल लेंगे V/R1। V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट है और R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम है, वो रख देंगे I1 इक्वल टू V/R1 6/5 दिस। अब जब सेकंड में निकाल लेंगे 10 ओम वाले में तो करंट इसमें कितना हो जाएगा 10 ओम में I2 हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे ये वाला इसमें करंट मेरा क्या हो जाएगा I2। फिर से ओम्स लॉ V इक्वल टू I2 एंड R2। I2 की वैल्यू निकालनी है तो I2 इक्वल टू V/R2 हो जाएगा हमारे पास। V की वैल्यू 6 वोल्ट है, R2 की वैल्यू कितनी है 10 ओम है, उसको फिर से कैलकुलेट कर देंगे। ऐसा ही थर्ड हो जाएगा I3 इक्वल टू V/R3, ये आ जाएगा। टोटल करंट निकालना है तो I1 I2 एंड I3 हमारे पास करंट आ गया, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है 5, 10 एंड 30, तीनों को कैसे पैरेलल में है, पैरेलल में ऐड कर देंगे 1/RP इक्वल टू 1/3 आ गया तो RP क्या आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इन द गिवन सर्किट व्हेन ए पॉइंट है की इज ऑफ, जब हमारे पास की क्या है ऑफ है, एंड व्हेन की इज ऑन, जब की क्या है मेरे पास ऑन है। तो देखिए ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे समझने वाली कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास एक पूरा सर्किट है, पूरा सर्किट मतलब अगर ये की क्लोज है तो हमारे पास ये सर्किट इसके साथ ऐड हो जाएगा। अगर जो ये हमारे पास ये की है अगर ये ओपन है तो जो ये वाला सर्किट है ये इस सर्किट से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि अगर ये की ओपन है, ये वाली की अगर ओपन है मतलब इसके अंदर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो केवल ये सर्किट हमारे पास होगा, ये नहीं होगा, राइट। तो हमारे पास जब की फर्स्ट पॉइंट है, जब ये की है ऑफ तो हम इस पॉइंट से सारा कुछ निकाल लेंगे। हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम और रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम एंड पोटेंशियल 9 वोल्ट और क्या पूछा है करंट पूछा है। तो देखो जो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस है कुछ ये इस तरीके से बन सकते हैं, ये इस तरीके से बन सकते हैं। ये कितना है 4 और ये कितना है 2 और ये कितना है 9 है, तो करंट निकाल देंगे। ये मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर दूंगा 6 और ये कितना है 9 है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास V इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू निकालनी है V/R। V कितना है 9, रेजिस्टेंस कितना आया 6, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9/6। व्हेन की इज ऑफ V इक्वल टू IR, V की वैल्यू 9, I की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 4 + 2 1.5 आ जाएगा। अब जब ये की क्या है ऑन है तो ये वाला पूरा सर्किट हमारे पास होगा और इसमें पूछा क्या है, इसमें भी करंट पूछा है। तो देखो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे 8 और 4 को पैरेलल में ऐड कर देंगे तो पैरेलल में आने के बाद 8/3 आ जाएगा हमारा। फिर क्या करेंगे उसको जो हमारे पास 2 ओम है उसको सीरीज में करके और I की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, यानी कि V इक्वल टू IR, V कितना 9, I की वैल्यू निकालनी है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 2 + 8/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I की वैल्यू निकालेंगे तो 9/2 + 8/3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27/14 आ जाएगा, यानी कि 1.93 एम्पियर हमारे पास ये करंट की वैल्यू निकल आएगी भाई। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज गिवन सर्किट। A और B के बीच में हमारे को क्या करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये बहुत ईजी है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर ये कुछ नहीं है। देखो हमारे पास एक रेजिस्टेंस R1, एक R2, एक R3 एंड एक R4 ये दिया है। अब देखो बेसिकली आपको सर्किट डायग्राम दिया है कुछ ऐसा सा, ये इस टाइप का ये सर्किट डायग्राम दिया है, ठीक है। अब मैं पहले इस वाले को अगर आपको बता दूं, इस वाले को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, इस वाले को अगर मैं सोल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ये है और जो ये वाला इसको मैं ऐसे ऐड कर दूं, ये हमारे पास एक हो गया था और जो बीच वाला R3 इसको मैं यहाँ लगा दूं, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ ये दोनों एक ही बात है। और जो R4 है उसको भी मैं ऐसे लगा दूं और ये कर दूं ये चीज़ और ये हमारे पास ये आ गया।
ठीक है, अब कर लोगे, ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, और जो यहाँ पे ऐड होगा रेजिस्टेंस, इन तीनों का जो पैरेलल में आया वो इसके साथ कैसे हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो जो R2 है, R3 एंड R4 है, वो कैसे हैं, पैरेलल में है। तो पैरेलल में 1/RP इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, यानी कि 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/1। तो इसका निकाल लेंगे तो 1/RP इक्वल टू 13/10। अब RP निकालेंगे तो 10/13, यानी कि 0.77 ओम। अब जो ये आया है, जो R1 है, उसके साथ कैसे हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा। तो RAB क्या आ जाएगा, R1 प्लस RP। तो 10.77 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास इस सर्किट का निकल के आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। हीटिंग इफेक्ट मतलब कि कोई भी हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में हीट का क्या इफेक्ट है। देखो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, देखो एक कोई भी एक कंडक्टर है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन के ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है इस टाइप से, ये एक कंडक्टर है और ये एक पोटेंशियल से मैंने ऐड कर दिया नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएंगे। अब जब ये मूव करेंगे तो पॉजिटिव के साथ कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो ये बार बार कोलाइड कर रहे रहेंगे, और कब तक कोलाइड करते रहेंगे, जब तक वो मूव ना कर जाएं, ओवरकम ना कर जाएं उस ऑब्स्टेकल से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से। तो उन कोलिजन के कारण क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यही है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, when electric current flows through the resistance conductor the following charge suffer resistance। जब कोई भी करंट मूव कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर तो उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो उस रेजिस्टेंस से ओवरकम करने के लिए करंट को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क हैज़ टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और उससे वो ओवरकम करने के लिए क्या होगा, हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या है रेजिस्टेंस और नेगेटिव चार्ज क्या है करंट, वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे जब तक उससे को ओवरकम ना कर जाएं। तो उस कोलिजन की वजह से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज वर्क विच कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वर्क करेगी ओवरकम करने के लिए, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको समझाने के लिए देखिए क्या है, if q amount of charge flow through a potential difference v then work done। इसने क्या बोला है, अगर हमारे पास q चार्ज है और वो v पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल v है, तो वर्क डन कितना होगा। देखो हमारे पास हमने पहले भी एक टर्म पढ़ी है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, वो क्या था, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। देखो हमने ये चीज़, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ से हमारे को वर्क निकालना है, चार्ज दिया और पोटेंशियल, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, W इक्वल टू क्यू अपॉन V। अब देखो करंट की डेफिनेशन से अपने क्या पढ़ा था, I इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा I एंड T। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे IT, तो वो क्या बन जाएगा, W इक्वल टू VIT। अब हमारे को एक और चीज़ पता है, V इक्वल टू IR, ये चीज़ भी पता है। अब इक्वेशन 3 के अंदर ये वाली इक्वेशन है जो, इसके अंदर हम V की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W इक्वल टू IR और IT पहले ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास I स्क्वेयर RT। तो W इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, I स्क्वेयर RT। तो ये वर्क किस में कन्वर्ट होगा, यानी कि वो जितना वर्क कर रहा है वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एनर्जी है, जो वर्क है, उसको हम हीट एनर्जी के इक्वल मान लेंगे। तो दिस वर्क डन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो W इक्वल टू किसके हो जाएगा, H के। तो इक्वेशन 5 क्या आ जाएगी हमारे पास, H इक्वल टू I स्क्वेयर RT। अब जो इसमें हीट है वो करंट के स्क्वेयर के
प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उसका स्क्वायर उतना ही ज़्यादा मतलब हीट होगी। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंड टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी कि हीट का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी। दी अबो इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स हीटिंग इफेक्ट दोनों हमारे पास सेम ही है, यानी कि हमने पहले क्या किया, पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से W की वैल्यू निकाली, क्यू वी, वहाँ से क्यू की वैल्यू निकाली करंट के फॉर्मूले से I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, उसके बाद वैल्यू पुट करी क्यू की एंड देन उसके बाद उसमें क्या किया, पोटेंशियल V इक्वल टू आई आर, वो वैल्यू पुट करी तो वहां से क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो वर्क किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो वर्क की जगह पे क्या आ जाएगी, हीट एनर्जी आ जाएगी। अब इसकी कुछ एक एप्लीकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो HBSE हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो फर्स्ट हमारे पास हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट की, वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर। द हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ निक्रोम, मैंगनीन, मैग्नीन एंड कंस्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, या उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, या उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो ज़्यादा करंट अपने अंदर स्टोर कर सके। वन मोर प्रॉपर्टी विच मेक्स दीज एलॉयज यूजफुल for such application is that their resistivity is not much affected by increase in temperature। यानी कि ये जो मटेरियल जो यूज करते हैं एलिमेंट्स में, ये ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी करते हैं तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हम एलॉयज का यूज करते हैं, एलॉयज मतलब दो किसी भी मेटल का यूज करके हम एक नया एलिमेंट बनाते हैं जिसका जो नई प्रॉपर्टी आती है वो बहुत हाई होती है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपने देखा होगा जो हम घरों में यूज करते हैं, कि हम बहुत बार आपने सुना भी होगा कि बहुत बारीक सा फ्यूज हमारे को यूज करना चाहिए, ताकि अगर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ख़राब आए तो हमारे पास जो हमारे अप्लायंसेस है वो डैमेज ना हो और फ्यूज क्या आ जाए, सर्किट को ब्रेक कर दे। तो वो कैसे होता है, देखो अगर हम पतला सा वायर लगाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके अंदर करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम है तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा वायर लगाते तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और अगर करंट भी ज़्यादा होगा तो वो उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा और उसको आगे पास कर देगा, जिससे जो भी हमारे घरों के अप्लायंसेस है वो क्या डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज, ए फ्यूज वायर हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। व्हेन हाई करंट पासिस थ्रू द फ्यूज वायर, जब बहुत ज़्यादा करंट उसके अंदर से पास होता है, इट मेल्ट्स ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड सर्किट ब्रेक्स, और वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। सो प्रोटेक्टिंग द अप्लायंसेस फ्रॉम हाई करंट डैमेज, ए फ्यूज इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। तो इसी वजह से हम जो लाइव वायर होता है उसमें एक फ्यूज का कनेक्शन देते हैं ताकि जो हमारे आगे अप्लायंसेस है वो डैमेज ना हो। थर्ड है हमारे पास हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। दो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर पहले वाले जो बल्ब आते थे वो आपने देखा होगा, उसके अंदर एक ना पतला सा वायर आपको दिखाई देता है, ठीक है, जो टंगस्टन फिलामेंट जिसको हम बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 3380 के राउंड होता है। देखिए द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द फिलामेंट बिकम वाइट हॉट एंड इमिट लाइट। देखो उसके अंदर से हम करंट पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, और हीट होने के कारण क्या करता है, वो लाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देता है। टंगस्टन इज यूज एज इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस। द बल्ब इज फिल्ड विद केमिकल इनर्ट गैस, नोबल गैस जिसको हम बोलते हैं, लाइक और NEAR, एज टंगस्टन डज नॉट रिएक्ट विद दीज गैसेज, जो नोबल गैसेज के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है
कि जो बल्ब है उनके अंदर कौन सा फिलामेंट यूज होता है, तो आप बता सकते हो टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि टंगस्टन फिलामेंट ही क्यों यूज होता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा करंट से भी इतना जल्दी डैमेज नहीं होता है। तो गाइज आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट आज करवाए हैं ये समझ लगे होंगे। एंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को फिजिक्स वाले आरजे सर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।